नमस्कार। खरी खरी में आप सभी दोस्तों, शुभचिंतकों का स्वागत करता हूं। कल शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया और विस्तार के साथ एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी अपनी ही बातों से पलटते हुए नजर आए। आप याद कीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा उन्होंने संभाला था तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मूल मंत्र के साथ काम करेगी। लेकिन अब उन्होंने अपनी इस घोषणा को नजरअंदाज करते हुए अपने मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट का विस्तार कर लिया है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और कुल 45 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और इस तरह कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत 78 हो गई है। 2019 में आप याद कीजिए कि कुल 21 कैबिनेट मंत्री थे, जो अब 30 हो गए हैं और 23 राज्य मंत्रियों की संख्या को बढ़ा करके अब 45 कर दी गई है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की संख्या 9 से घट करके अब 2 हो गई है। इस विस्तार में 36 नए चेहरों को जगह दी गई है। हालांकि 12 मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए हैं, जिनमें कई जो हैं वो हाई प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। आप सबको पता है, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर और ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन, ऐसे तमाम कई लोग हैं जो कि निशंक हैं, फिर गंगवार हैं, ऐसे तमाम हैं जो कि इसमें शामिल है जिनका इस्तीफा लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंत्रिपरिषद विस्तार में चुनावी और जातिगत सभी तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश की है और अपने मंत्रिमंडल में 20 अनुसूचित जाति जनजाति, 27 ओबीसी और 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों को शामिल किया है। मंत्रिमंडल में कुल 11 महिलाएं हैं और खास बात यह है कि यह मंत्रिपरिषद अब तक की तमाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मुकाबले औसत आयु में सबसे युवा है, यानी यंगेस्ट कैबिनेट कह सकते हैं। खास बात यह भी है कि इस मंत्रिपरिषद में फेरबदल आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। खास तौर पर अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश और गुजरात पर मोदी जी की कृपा दृष्टि भरपूर बरसी है। यूपी की बात करने से पहले आपको बताऊं कि गुजरात से पुरुषोत्तम रुपाला और मनसुख मंडाविया को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इनके साथ साथ दर्शन जारदोश और मुंजपारा महेंद्र भाई और देव सिंह चौहान को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। आदिवासी नेता मंगत भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल पहले ही एक दिन पहले बना दिया गया था और इधर अमित शाह और एस जयशंकर पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं ही उत्तर गुजरात से। और इस तरह गुजरात से कुल 7 सांसद मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं इस वक्त। दूसरी तरफ जो आज का हमारा सब्जेक्ट भी है, उत्तर प्रदेश, तो इस विस्तार में, इस पूरे विस्तार में, कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। पूर्वांचल से पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल हैं, अवध से कौशल किशोर हैं और अजय मिश्रा हैं, भानु प्रताप वर्मा बुंदेलखंड से हैं, बीएल वर्मा रोहिलखंड से हैं और एसपी सिंह बघेल को पश्चिम उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाकर के मोदी जी ने क्षेत्रीय संतुलन को भी साध लिया है। इससे पहले आप याद कीजिए 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी से 10 सदस्यों को जगह दी थी। उसमें वो भी खुद थे और जिनमें से संतोष गंगवार का इस्तीफा लेने के बाद अब 9 सदस्य पुराने और 7 सदस्य नए हो गए हैं। हालांकि 9 पुराने नहीं कहें तो 9 पुराने हैं और 7 नए जो कह रहे हैं हम, वो नए नहीं, उसमें से 6 ही नए हैं। एक हरदीप पुरी ऑलरेडी पहले से थे, उनको पदोन्नत किया गया है, तो 9 और 6 15 कह सकते हैं। कुल यूपी से कुल अब 15 सदस्य हो गए हैं। इन 15 सदस्यों में खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। आइए एक नजर 15 मंत्रियों पर डालते हैं कि कौन कहां से है। इसे जरा दिखाइए कि कौन कहां से है। तो सबसे पहले बनारस से सांसद नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं और वो भी इस मंत्रिमंडल में हैं। उसके अलावा लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह और फिर आगे बढ़ें तो चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे और अमेठी से सांसद स्मृति जुबिन ईरानी और राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी, फिर गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह, मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बलियान और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, नई एंट्री है उनकी, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, राज्यसभा सदस्य बीएल वर्मा, लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी और जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस से हैं। तो ये तमाम नई एंट्री है दोस्तों और
पुरानी एंट्री नई एंट्री मिलाकर के कुल 15 सदस्य, एक भारी भरकम कहें तो सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से आती है। क्या उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है? पहली बात वो बिल्कुल है, उसकी बात इफ और बट वाला बात ही नहीं है, वाला सवाल ही नहीं है, उसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा को अभी भी उत्तर प्रदेश जीतने में किसी तरह का एक डर भी लग रहा है कि पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे? क्या यही कारण है कि 7 नए मंत्रियों को फिर से यहां कल शपथ दिलाई गई, उनमें से 6 नए और 1 पुराने, हरदीप सिंह पुरी की बात करें उनका प्रमोशन किया गया। तो ये जो 7 हैं और पुराने 9 मिलाकर के 8 मिलाकर के टोटल जो 15 हो गए हैं, ये 15 क्या गुल खिलाएंगे? क्या आने वाले समय में यूपी में बीजेपी की जो जीत की राह है उसको प्रशस्त करेंगे? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे अभी। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति, तमाम विषयों पर जब भी जयशंकर जी से बात कीजिए, बिल्कुल अगर सोए रहेंगे तब भी जो बातें करेंगे वो बातें बिल्कुल ही कहीं ना कहीं जाकर सटीक बैठेंगी। तो जयशंकर जी आज हमारे साथ हैं उपस्थित। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयशंकर जी, धन्यवाद कहता हूं आपको, आप इस कार्यक्रम में हैं। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए, और आपका भी स्वागत है। और सीधे लखनऊ से हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हैं। और इस कैबिनेट विस्तार के बाद लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सूरत हाल है वो बताएंगे सीधे राजेश जी। तो राजेश जी का भी स्वागत है, और स्वागत है तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में कि आखिर क्या है साइड इफेक्ट कैबिनेट विस्तार का, मोदी कैबिनेट विस्तार का, और साथ साथ क्या मोदी कैबिनेट विस्तार का असर उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला है? क्या बीजेपी अभी से इतनी डरी हुई है कि एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक चीज और भी देखना जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आखिर इनके ही सहयोगी दल जो हैं वो क्यों आंखें तरेर रहे हैं, क्यों आंखें दिखा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करें संजय निषाद की, जो निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है। अगर दिखा पाए तो सबसे पहले उनको दिखा लेते हैं, फिर राजेश जी आपके पास आऊंगा कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर। संजय निषाद के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है उसको लेकर के आइए स्क्रीन पर कि वो इस कैबिनेट विस्तार से खुश क्यों नहीं है। संजय निषाद कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप एक प्लेट आगे बढ़ा दिए हैं, पीछे लेके चलिए और इसको देखा जाए कि क्या कुछ संजय निषाद कर रहे हैं। और शायद थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन चलिए संजय निषाद की बात करेंगे। उससे पहले राजेश जी सीधे आपके पास आना चाहता हूं, और चर्चा में निषाद पार्टी का जिक्र जरूर होगा, उसके अलावा जिक्र होगा अनुप्रिया पटेल का भी जिक्र करेंगे हम, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की भी बात करेंगे, राजभर की बात करेंगे, ओवैसी की बात भी करेंगे, और उसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात तो रहेगी ही। राजेश जी सीधे आपके पास, क्या कुछ इस कैबिनेट विस्तार के बाद, जरा अगर स्क्रीन पर ले आइए राजेश जी, क्या उत्तर प्रदेश में इस केंद्रीय कैबिनेट विस्तार को लेकर के, और अब 15 भारी भरकम सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से है, क्या कुछ आज रहा, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, और खासकर आने वाले चुनाव की तैयारियों के रूप में इसे किस ढंग से देखा जा रहा है? देखिए, आपने जो बात बताई कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल में जो योगदान है, जो मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश को हिस्सेदारी मिली है। 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्रिमंडल विस्तार को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को रेवड़ी जरूर बांटी गई है, लेकिन वो रेवड़ी किसी योग्य नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा जो एक पहलू है, जो शायद आपके जो शुरुआत बात थी उससे निकल गया, कि किसी को भी कैबिनेट का स्तर का मंत्री नहीं बनाया गया है। तो जो मंत्री बनाए गए हैं उनको क्या मिला है, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो 7 मंत्री बनाए गए हैं उसमें से पश्चिम के 2 हैं, 2 पूर्वांचल के हैं, 2 अवध के हैं, और बुंदेलखंड को 1 मंत्री मिला है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो 2 मंत्री बने, 3 मंत्री बनाए गए हैं दलित समाज से, 3 मंत्री बनाए गए हैं पिछड़ा समाज से, और 1 मंत्री ब्राह्मण समाज से बनाया गया है। यानी कि ये पूरी तरह से
सिर्फ उत्तर प्रदेश 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको साधने की कोशिश की गई है कि किसी तरह से जो बीजेपी में जो असंतुष्ट हैं उनको नाराज होने से रोका जाए। वो इसलिए कोशिश की गई है। देखिए, जो आपको बताऊं, जो दलित समाज से बनाया गया है, ये जरूर कहा जा रहा है कि दलित समाज से 3 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन आप अगर तीनों की बिरादरी को देखेंगे तो तीनों गैर जाटव मंत्री हैं। यानी कि आपको पता है कि यूपी में जो दलितों की आबादी है वो करीब 20% है, और अगर 2011 की जनगणना देखेंगे तो जो गैर जाटव है वो करीब 11.5, जो जाटव है वो 11.5% है, बाकी 9% गैर जाटव हैं। और आज जो कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें मोदी जी ने जो 2 मंत्रियों को बनाया, 3 मंत्रियों को बनाया गया है दलित समाज से, वो तीनों के तीनों गैर जाटव हैं। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जैसा सब लोग जानते हैं कि मायावती की पार्टी जो है वो दलितों की राजनीति करती है, और मायावती से जो दलितों के पूरे समीकरण को देखें तो जो जाटो समाज है वो मायावती के साथ पूरी तरह से चिपका हुआ है और वो उसी की राजनीति करती हैं। वो कोई भी आप पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी आप खड़ा कर लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल की आप योजना ले आइए, लेकिन वो जाटो समाज मायावती से अलग नहीं होता है। इसीलिए बहुत रणनीति के साथ जो दलित समाज को जोड़ा गया है वो गैर जाटो समाज है, यानी कि वो कुर्मी है, वो इस तरह की बिरादरी है। इसी तरह से पिछड़ा समाज में आप आ जाइए, पिछड़ा समाज से 3 मंत्रियों को बनाया गया है, लेकिन वो तीनों भी गैर यादव हैं। यानी कि जो अखिलेश की राजनीति है, अखिलेश भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, लेकिन उनका जो मूल मंत्र है माई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम भाजपा को वोट वैसे भी नहीं करता है, यादव समाज को भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार से अछूता रखा गया है। तीनों मंत्री जो बनाए गए हैं वो कुर्मी समाज से हैं, लोधी समाज से हैं, मतलब क्योंकि, और कुर्मी समाज को इसलिए सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है क्योंकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है करीब 45% है। 45% में अगर यादव समाज की बात करें तो यादव समाज की आबादी करीब 11% है। उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे आएंगे तो कुर्मी है, उसके बाद लोधी बिरादरी का है वोट प्रतिशत है। तो दूसरे नंबर पे जो कुर्मी बिरादरी है उसको सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है क्योंकि यादव अखिलेश का वोट बैंक है, तो उसको नहीं छुआ गया है। यानी यादव समाज से किसी एक मंत्री को नहीं बनाया गया है, जो बनाया गया है वो कुर्मी समाज से बनाया गया है। और कुर्मी समाज को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश एक और क्यों की गई वो भी आपको बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मियों को लेकर के बहुत खास राजनीति हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक जो पिछड़ों का है वो कुर्मी का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस समय कुर्मी समाज से हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो हैं वो भी कुर्मी समाज से हैं। तो इसीलिए बघेल जैसे लोगों को इस तरह के जो मंत्रियों को लाया गया है वो ये साधने की कोशिश की गई है कि कुर्मी समाज को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। उसके बाद लोधी समाज को दिया गया है। लोधी समाज से कल्याण सिंह राजनीति करते थे, उनका बेटा एटा से सांसद है राजवीर सिंह जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके साथ जो सबसे ज्यादा करीबी राजनीति करते रहे बघेल, उनको ला करके ये साधने की कोशिश की गई है लोधी समाज को। तो ये एक समीकरण साधने की कोशिश की गई है दलितों के लिए और पिछड़ों समाज की। अब तीसरे की बात आते हैं ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो करीब 58 ब्राह्मण विधायक बनाए गए थे 2017 के जब चुनाव हुए, यानी कि जो जीत करके आए तो उसमें 58 ब्राह्मण जो है विधायक थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 9 डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को जोड़ लें तो उनको लेकर के 9 लोग है योगी मंत्रिमंडल में ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं। अभी हाल फिलहाल में जितेंद्र प्रसाद को लेकर के राजनीति हुई। जितेंद्र प्रसाद को लेकर के मैं पिछली डिबेट में काफी लंबे समय पहले आपसे जुड़ा था, तब बात हुई थी कि जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा। तभी मैंने कहा था जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जितेंद्र प्रसाद का वो कद नहीं है। और दूसरी बात, ब्राह्मण समाज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ऐसे में अगर जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया जाता तो वो ब्राह्मण समाज और नाराज होता, क्योंकि ब्राह्मण और जितेंद्र प्रसाद दोनों को लेकर के बहुत विवाद है। बहुत लोग तो ये भी नहीं स्वीकार करते हैं कि जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण है। इसको लेकर के इसी को लेकर के लखीमपुर से अजय कुमार मिश्र तेनी को ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाया गया है। जी जी जी
राजेश जी, आप बिल्कुल बहुत ही विस्तार से बहुत सारी बातें बता रहे हैं और ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इसलिए भी हैं क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और क्या ये कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और खासकर जो शुरुआत में मैं दो बातें रख रहा था आप लोगों के सामने, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात, इन दोनों, क्योंकि 2022 में गुजरात में भी चुनाव है लेकिन वो सेकेंड फेज में, पहले फेज में 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा और मणिपुर है। उसके बाद गुजरात और हिमाचल में चुनाव है। तो क्या गुजरात और हिमाचल को साधने की कोशिश भी है? हिमाचल से जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है और उधर गुजरात से 7 लोगों को लाया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं। गुजरात और हिमाचल की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात यहां इसलिए कर रहे हैं कि क्या बीजेपी को सता रहा है हार का डर, इसीलिए कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां तरजीह दी गई है। और इस बीच जो खबरें आ रही हैं, इनके अंदर खाने से ही, बीजेपी के अंदर खाने से कई लोग नाराज भी हैं और दूसरी तरफ यह भी है कि जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले निषाद पार्टी के प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद जयशंकर जी सीधे आपके पास आना चाहूंगा, आपकी बातों, आपके विचारों को जानना सुनना चाहूंगा कि क्या कुछ इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस वक्त। आइए सबसे पहले देखते हैं कि निषाद पार्टी के प्रमुख कहते क्या हैं। सांसद संजय निषाद जो प्रमुख हैं निषाद पार्टी के, कह रहे हैं कि सांसद प्रवीण निषाद मेरे पुत्र जरूर हैं लेकिन वो भाजपा के सांसद हैं। प्रवीण की लोकप्रियता को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलनी चाहिए थी। अगर कुछ सीटों पर प्रभाव रखने वाले अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है तो 160 सीटों पर प्रभाव रखने वाले निषाद समाज के बेटे को भी मौका दिया जाना चाहिए। पहले से ही निषाद समाज भाजपा से कटा कटा नजर आ रहा है। उसके अलावा यह कहते हैं कि और अगर भाजपा अपनी गलती नहीं सुधारती है तो इसकी कीमत उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। अभी तो हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन अगर भाजपा ऐसे ही निषादों की अनदेखी करती है तो आने वाले समय में हम अपनी रणनीति पर फिर से विचार करेंगे। ये हैं संजय निषाद जो प्रमुख हैं निषाद पार्टी के। अपने बेटे को, जो कि भाजपा से ही सांसद हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह ना दिए जाने से नाराज हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे और आपके पास जयशंकर जी आना चाहूंगा, क्या कहेंगे? और यहां से शुरुआत, लेकिन आगे क्या क्या गुल खिलाएगा ये कैबिनेट विस्तार? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के बाद जो शुरू का दो काल इक्का था उसको उन्होंने चल दिया है। हालत तो उनकी अच्छी नहीं है तो सब पहले से ही मालूम हो रहा है, सबको मालूम है। अभी चित्रकूट में आरएसएस के जो दिग्गज लोग हैं वो जमा हो गए हैं और वो विचार करेंगे क्या रणनीति बननी चाहिए, क्या रणनीति नहीं। अब उन्होंने जो एक बार बार हम लोग जो बातचीत में कहते थे सामाजिक समीकरण के बारे में कि सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी, तो उसको इन्होंने कर दिया है। क्योंकि मायावती से लेकर के अखिलेश यादव जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, इन दोनों का जो मेन प्लैंक है मंडल राजनीति है। उनका दलित कार्ड है, इनका ओबीसी है, ओबीसी प्लस मुस्लिम है, उनका भी दलित प्लस मुस्लिम की बात मायावती भी करती हैं। लेकिन जैसे हम लोग बार बार कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हाल के वर्षों में किया है खेल कि गैर जाटव और गैर यादव, जैसा भी राकेश भी बता रहे थे कि गैर जाटव और गैर यादव समीकरण बनाने पे इनका पूरा का पूरा फोकस है। इसी हिसाब से आप देखिए कि 2 दलित चेहरों को इन्होंने इस कैबिनेट के रिसफल में, जिसे हम पुनर्गठन करना चाहिए, इस पुनर्गठन में 2 दलित चेहरों को शामिल किया, कौशल किशोर और भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कोरी समाज के हैं, दलित समाज से आते हैं, और 4 ओबीसी। मैं इसमें थोड़ा सा राकेश जी को करेक्ट कर दूंगा कि कल्याण सिंह के जो खास लोधा नेता हैं वो बीएल वर्मा है, वो एसपी सिंह बघेल नहीं है। एसपी सिंह बघेल जो है वो धनगर समाज के हैं, मतलब जो जिसको गड़ेरिया कहते हैं या पाल, कहीं कहीं पाल भी लिखते हैं, वो गड़ेरिया समाज के हैं। एसपी सिंह बघेल वो ओबीसी में है, वो तो उनको 4 ओबीसी को दिया है। एसपी सिंह बघेल, आपका ये क्या नाम है,
बीएल वर्मा। हाँ, बीएल वर्मा हो गए, पंकज चौधरी हो गए और अनुप्रिया पटेल हो गई। तो 4 तो उन्होंने एक दिया है। तो एक खेल तो खेल दिया है। अब इस पर है, हम बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव या मायावती सामाजिक न्याय की बात करती हैं, अंबेडकर की बात करती हैं, लोहिया की बात करती हैं, या सामाजिक न्याय की बात करती हैं, तो उनको सिर्फ यादव और सिर्फ जाटव पर सीमित या केंद्रित नहीं रहना होगा। उनको कहीं ना कहीं अपने जनाधार का विस्तार करना होगा। उनको ऐसे चेहरों को लाना पड़ेगा अपने अंदर से, समाज से, ताकि लगे कि वो सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो करने में अभी तक वो लोग सफल नहीं रहे हैं। उसी को बीजेपी ने इस बार जो है कर दिया है। अब सवाल सोचने का यह है कि 4.25 साल तक दलित पिछड़े जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सताए जाते रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा है, उनका उत्पीड़न होता रहा है, क्या उनको ये मुआवजा दिया गया है? जो दलितों की हत्याएं हुई हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार के बाद लाश को ऐसे ही जला देना, पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया है, तो उसका क्या ये मुआवजा दिया गया है इन लोगों को, चेहरों को मंत्री बना करके? और ये लोग क्या उनके घाव पे मरहम लगा पाएंगे? सोचने वाली बात तो यहाँ आकर के टिकेगी। सिर्फ कुछ चेहरों को बना दीजिए चुनाव के समय में। सबको मालूम है पिछली बार भी जिस तरह से आपने केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना करके चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत से जीत करके आई थी, तो कभी मनोज सिन्हा का नाम तय हो रहा था, तो कभी किसी और का, और हो गए थे योगी आदित्यनाथ। खुश करने के लिए केशव मौर्य को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, लेकिन उसके साथ एक और बाबा जी को भी बना दिया गया था, दिनेश शर्मा जी को भी बना दिया गया था। लेकिन केशव मौर्य की जो हालत रही है पूरे सरकार में, या स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, मौर्य वो भी मायावती का साथ छोड़ करके जो गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके मुंह से बार बार जो कसक निकलती थी कि साहब हमारी हालत कितनी खराब हो गई है। मैंने आपको एक बार तस्वीर भी दिखाई थी कि मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री के बीच में स्टूल पर बैठाए गए थे केशव मौर्य जी। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 4 महीना पहले, 6 महीना पहले आप किसी को मंत्री बना दीजिएगा, कहिएगा देखो जी तुम्हारे समाज सामने मंत्री बना दिया, तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार हुआ कोई बात नहीं है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ कोई बात नहीं, तुमको जिंदा जला दिया गया कोई बात नहीं, तुमको मारा गया, पीटा गया कोई बात नहीं, लो तुमको एक मंत्री पद दे दिया है, उससे खुश हो जाओ। तो आज का समाज वो क्या इसके लिए तैयार है क्या? अब वो पहले वाली बातें नहीं है जो अब सभी समाज से लोग पढ़े लिखे, पढ़ करके लिखल के निकल के रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जग रही हैं। अब जो संजय निषाद का जो बयान आप दिखा रहे थे, उसमें गलत क्या है? अनुप्रिया पटेल एक संसद सदस्य है, खुद है, तनहा है, उनको आप राज्य मंत्री बना सकते हैं, तो फिर प्रवीण निषाद को क्यों नहीं बनाएंगे? प्रवीण निषाद पहले समाजवादी पार्टी से जीते थे गोरखपुर से, उनको दल बदल करा के अपने पार्टी में लाए, और आपने फिर उनको अलग संत कवि ने कहीं और से आपने उनको लोकसभा का चुनाव जिताया, वो सांसद है, तो उनका दावा क्यों नहीं बन सकता है? अगर अनुप्रिया पटेल हो सकती है तो वो भी तो हो सकते हैं। तो ठीक है, हालांकि ये बात भी सही है कि निषाद समाज जो है उत्तर प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। इलाहाबाद से लेकर के काशी तक जो ट्रॉलर्स और ये जो शिप चलाने की बात कही थी, और वो जो क्या प्लास्टिक की जो नावें उस ढंग से चलाने की बात कही थी, उनकी जो परंपरागत जो मछली मारने का जो धंधा था उस पर रोक लगाने की, नौकाएं थी उस पर रोक लगा करके उन्होंने ये सब जो किया था, तो उसको लेकर के एक आक्रोश है, काफी लोग लड़ रहे हैं। मतलब इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, आपको याद होगा कि जब प्रियंका गांधी गई थी इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक जो गई थी, नाव से भी गई थी, तो काफी नाविक समाज जो है, निषाद समाज जो है, उनके स्वागत में खड़ा हुआ था। अब बल्कि सिर्फ उनके साथ कुछ लोगों की तस्वीरें आ गई थी, तो इसलिए बनारस में उनकी नौकाओं को जला दिया गया था। तो ये सारे काम भी हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि संजय निषाद कहेंगे और सारे लोग कमल के फूल पर लोग बटन मोहर मारना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी बात में दम है, उनकी शिकायत में दम है कि जब अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं, 3-4 जिलों में उनका असर हो सकता है। सारे कुर्मी समाज का ठेका अनुप्रिया पटेल ने तो नहीं लिया होगा, क्योंकि उसके बावजूद पिछले चुनाव में भी बहुत सारे लोग दूसरे दलों से भी जीत करके आए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कहेंगे और सारे लोग चलो जी चलो जी, उनकी माँ ही उनके खिलाफ है, उनकी बहन उनके खिलाफ है, तो ये भी नहीं है। लेकिन क्योंकि एक दांव था इनके पास जो बचा कुचा था कि ठीक है, जब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और इनको मालूम है कि साहब मुसलमान तो वोट देगा नहीं, तो मुख्तार अब्बास नकवी एक मंत्री रहेंगे,
बाकी उससे कोई मतलब नहीं किसी और को बनाने की, कहीं देश भर से उनको कोई जरूरत नहीं है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि साहब 3 तलाक से बड़ी महिलाएं खुश हुई थी, मुस्लिम महिला, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर हमको वोट दिया था, तो किसी मुस्लिम महिला को ही मंत्री बना दिए होते। लेकिन वो चूंकि आपके पास है नहीं, आपके सोच में कहीं है नहीं। और एक चीज और आप देखिए कि एक तरफ ये कवायद हुई है और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी का बयान आया है, जो आरएसएस के सुप्रीमो है, सरसंघ चालक है, उनका जो बयान आया है कि हिंदू समाज में मुसलमान भी आते हैं, सारा हिंदुस्तान है और मॉब लिंचिंग जो करते हैं वो हिंदुत्व के दुश्मन हैं, और ये सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन एक बार भी उन्होंने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से नहीं कहा, या हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से नहीं कहा कि भाई तुमने वो अमू जो है वो करणी सेना वाला, उसको प्रवक्ता क्यों बना दिया। वो खुलेआम डंके की चोट पे कहता है कि जो लोग हमारी बहन बेटियों की नंगी तस्वीरें बनाते हैं उनको मारने का हक हमको क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब हम कत्ल करेंगे। तो इस तरह का बयान आता है सामने। और मॉब लिंचिंग में जितने लोग शामिल हुए थे उनके लिए उत्सव मनाया गया, उनको मालाएं पहनाई गई। कौन पहना है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहना, आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे। तो एक तरफ इस तरह का बयान आप देते हैं, दूसरी तरफ आप ये सब कांड करते हैं, तो इसमें कहीं मेल नहीं आता। लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है, एक कोशिश ये हो रही है कि किसी बहाने जो पिछड़ा तबका है हमारे साथ नहीं जो रहा है वो भी हमारे साथ आ जाए। और दूसरी बात यह है कि इससे एक मैसेज और देने की कोशिश की गई कि जो बाकी सवर्ण समाज है, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या उनकी भी है, जो सवर्णों में ब्राह्मण तो है ही है, लेकिन उसके अलावा वैश्यों की संख्या कम नहीं है, या भूमिहार लोग हैं, या राजपूतों की संख्या है, तो उनसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। वो मान के चला गया है कि ये तो हमारे जर खरीद है, ये तो बदुआ है। मतलब वो जब अखिलेश यादव का नाम आएगा या मायावती का नाम आएगा तो वो तो हमारे साथ आ ही जाएंगे, उनके विरोध में हमारे साथ आ जाएंगे, तो चलो उनको छोड़ो। और उनके योगी आदित्यनाथ तो है ही हैं, तो या तो योगी आदित्यनाथ को एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई होगी कि भाई ठीक है, तुम मुख्यमंत्री बन रहे, तुम हमारे आदमी को नहीं बना रहे, तुम्हारे किसी जाति के आदमी को हम भी नहीं बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से किसी भी राजपूत, किसी भी भूमिहार और किसी भी वैश्य समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसको देख करके बचा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, 5-7 महीने का समय है। 5-7 महीने में ऐसा क्या कर लेंगे? आज राजीव जी दिल्ली में 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल का दाम, डीजल 90 रुपए के ऊपर चला गया, के आसपास चला गया। रसोई गैस जो है वो 834 रुपए 35 रुपए के आसपास हो गया। उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं होगा। 1-2 रुपए का राकेश बता पाएंगे या राजेश जी, 1-2 रुपए का ही फर्क होगा। तो क्या 7-8 महीने में ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये जो 7 या चेहरे हैं या कुल मिलाकर 15 जो चेहरे हो गए, जिसमें देश का नियंता है, नीति निर्धारक है, प्रधानमंत्री स्वयं है, तो क्या पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस राहत दिला पाएंगे लोगों को? ऐसा कर पाएंगे? रोज कोई ना कोई, एक दिन देखा मैंने किसी एक अखबार में खबर छपी थी, 5 बच्चियों के साथ अलग अलग हिस्सों में बलात्कार हुआ था। छोटी छोटी बच्चियां थी उनके साथ, उनके शव कहीं जला दिए गए, कहीं कुछ कर दिया गया, कहीं हत्या कर दी गई। तो इस तरह घटनाएं रोज हो रही हैं, कोई एक दिन है नहीं जिस दिन ऐसा कुछ हो। हालांकि देखिए, मीडिया का जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से बहुत कम खबरें छपती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो छप करके जो खबरें आ जाती हैं मीडिया में, तो बहुत ही गलत तस्वीर पेश कर रही है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। मतलब हमने तो अपने ट्विटर में भी लिख दिया था कि भाई ये उत्तर प्रदेश है या बलात्कारी प्रदेश हो गया हमारा प्रदेश। हम भी उस उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं, तो हमको भी दर्द होता है, हमको भी ये होता है। भाई आप एक तरफ कहते हैं कि साहब अपराध और अपराधियों के मामले में हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि रोज बलात्कार, रोज हत्या, रोज अपहरण, रोज ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, ये सब चीजों को सिर्फ 7 चेहरों के जरिए आप नहीं बदल सकते। 7 चेहरे आपने घुमा दिया, नुमाइश कराएंगे कि हाँ जी देखो, जी देखो, तुम्हारे समाज से 4 मंत्री बना दिए, ओबीसी समाज से 4 बना दिए, दलित समाज से 2 बना दिए, ब्राह्मण समाज से भी 1 बना दिया, देख लो खुश हो जाओ। मेरे ख्याल से शायद उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर होती हैं तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। जी जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश केंद्र में है। और एक नाम और भी कौशल किशोर का है, और उन्होंने इस कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं बल्कि उनकी बुराई की थी, उनके पूरे मैनेजमेंट को लेकर के उस पर सवाल किया था, आपको याद होगा अमलेंदु जी। और उसके बाद कौशल किशोर को इस कैबिनेट में लाना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी
एक वॉच डॉग की तरह कुछ लोगों को बैठाया गया है, इस ढंग से देखें, या कुछ और भी है? आपकी आवाज खोल लीजिए, आवाज म्यूट है। आ गई आवाज, बताइए। जी जी, मुझे लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने का काम ज्यादा है। वॉचडॉग तो क्या है, बेचारे कौशल किशोर वॉचडॉग तो क्या कर पाएंगे। मतलब मंत्रियों की, मोदी जी की कैबिनेट में ही क्या हैसियत है जो यूपी में जाकर के वो वॉचडॉग की भूमिका निभाएंगे। बहरहाल ये कुल मिलाकर मुझे लगता है कि योगी जी को चिढ़ाने का काम जो है ज्यादा है, और अधिकांश मंत्री जो बनाए गए हैं वो मोदी जी को चिढ़ाने के लिहाज से वो योगी जी को चिढ़ाने के लिहाज से बनाए गए हैं, मुझको जो लगता है। अब पंकज चौधरी को जैसे ले लिया गया, पंकज चौधरी के भी जो सुना जाता है कि योगी जी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये क्या रिश्ते हैं ये तो योगी जी जानेंगे और पंकज चौधरी जानेंगे, लेकिन जो चर्चाएं हैं तो उसके अनुसार यही है कि पंकज चौधरी के भी रिश्ते जो हैं वो उनसे अच्छे नहीं हैं योगी जी से। तो अब ये देखिए क्या मतलब बनाया गया है। दूसरा जो मुझको लगता है कि कौशल किशोर को जो नाम लिया गया है, तो ये है कि जो मोहनलालगंज से वो चूंकि सांसद हैं और आसपास लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं वहां पासी समाज की संख्या ज्यादा है, और पासी जो है वो काफी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। आर के चौधरी के साथ जब वो निकाले गए थे तो उससे वो साथ छोड़ के चले गए। तो अब पासी समाज जो है वैसे भी जो है वो ज्यादातर भाजपा के साथ ही है, लेकिन कौशल किशोर चूंकि बड़े नेता हो गए हैं पासियों के, तो उनको जो है वो बनाया गया है। और इसी तरीके से जो एसपी सिंह बघेल हैं उनको लेकर के बड़ी शंकाएं हैं कि वो एससी हैं कि ओबीसी हैं, क्योंकि जो जब उत्तर प्रदेश में थे तो उनका जो सर्टिफिकेट था वो जाति प्रमाण पत्र वो एससी का था, उससे पहले जो थे वो ओबीसी हुआ करते थे। हालांकि ये कहा जाता है कि वो जो है वो पाल गगड़िया हैं जो कि ओबीसी हैं, और जो उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया वो धांगड़ का बनवाया जो कि मिर्जापुर इलाके में और चुनाव में पाए जाते हैं, वो जो है वो एससी होते हैं। तो इसको लेकर के बहुत विवाद जो है वो चलता रहा और मुझे लगता है शायद मामला अदालत पहुंचा था। तो वैसे एसपी सिंह बघेल जो है वो सपा बसपा भाजपा तीनों जगह रह चुके हैं, और मुलायम सिंह के एक समय में गनर हुआ करते थे, उसके बाद फिर राजनीति में आए थे, तो उनको भी बनाया गया है। और इसी तरीके से मुझे लगता है जो क्षेत्रीय संतुलन है उस पर बातें तो की जा रही है, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से हो जाए, चंदौली से महेंद्र पांडे हो जाए, बनारस से मोदी जी हो जाए, तो ये कुल मिला के क्षेत्रीय संतुलन मुझको लगता है ये ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि एक ही लगभग इलाके से, आसपास के इलाके से जो है तीन महत्वपूर्ण मंत्री हो जाएं। और जहां तक सवाल अनुप्रिया पटेल जो है वो कितना कुर्मियों को जोड़ पाएंगी या क्या होगा, तो मैं जयशंकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अनुप्रिया पटेल के पास जो है अब वो उस तरीके की स्थिति नहीं है कि वो कुर्मियों की बहुत बड़ी नेता हो। हालांकि दूसरे दलों में कुर्मियों के नेता जो है वो उस तरीके के बड़े नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी, और ददुआ के भाई जो है क्या नाम उनका, बाल कुमार पटेल, वो शायद कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो वो एक बड़ा नाम इस समय है। और सुतप सिंह जो है वो हैसियत की नहीं है कि वो जो है वो कुर्मियों का नेतृत्व कर सके। नेतृत्व करने की संतोष गंगवार में थी और है, तो उनको जो है किनारे लगा दिया गया। तो संतोष गंगवार को किनारे रख के अनुप्रिया पटेल जो है कितना जो है भाजपा को वोट दिला पाएंगी, ये देखने वाली चीज होगी। यहाँ में एक चीज और रेखांकित करना चाहूंगा कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उत्तर प्रदेश में, तो जिन सीटों पे कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उनमें अधिकतर सीटों पे जो था, मतलब 9 या 10 सीटों पे कुर्मी जो था वो बाहुल्य सीटें थी। और उस समय बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के साथ में थे, वो बेनी प्रसाद वर्मा का प्रभाव था या कुछ और था। तो मुझे लगता है कि जो एंटी यादव ओबीसी को जो साधने की कोशिश की, तो ये एक तरीके से ये भी कोशिश है कि कांग्रेस की तरफ जो है जो एंटी यादव है, जो भाजपा से भी नाराज हो रहा है और सपा से भी उसके ठीक ठाक मामले नहीं है, तो वो कांग्रेस की तरफ उसको रोकने की भी एक तरीके से मुझे लगता है ये कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। हालांकि बीएल वर्मा के बारे में चर्चा हो रही थी, बीएल वर्मा जो है कल्याण सिंह के बहुत नजदीकी हैं और उनको बनाया गया, तो कल्याण सिंह का एक तरीके से जो है वो मान रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि कल्याण सिंह के जो बेटे हैं राजवीर सिंह के स्वभाव को लेकर के जो बहुत चर्चाएं होती रहती हैं कि वो बदमिजाज हैं बहुत ज्यादा, और बीएल वर्मा जो है वो सौम्य स्वभाव के हैं और बहुत छोटे स्तर से उठकर के आए हैं और मतलब मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि हमारे जिले के हैं तो हमको खुशी ये है एक तरीके की बधाई हो, पहली बार जो है स्थानीय जो है कोई नेता जो है वो मंत्री बन रहा है 35 साल के बाद। मतलब सन 84 से पहले, मतलब सन 84 से हमारे से बनना शुरू सब बाहरी हुए, और पहली बार जो है वो भले राज्यसभा के जरिए आए हों
लेकिन वो आए हैं, तो ये है कुल मिलाकर के स्थिति। और जो समीकरण जिस तरीके से बनाने की बातें की जा रही है, तो मुझको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो अलग की बात है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि और लोग सोशल मीडिया पे कह भी रहे हैं, मोदी जी का भी ब्राह्मण विरोधी चेहरा जो है वो खूब सामने आ गया है। और इसको जो है, जो उनके समर्थक समझे जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे तमाम लोगों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ अच्छे तरीके से कि जो मोदी जी के समर्थक हैं और ब्राह्मण से हिंदू हो गए आजकल, जय श्री राम करने लगे हैं, तो वो भी जो लिख रहे हैं कि मोदी जी का जो है वो ये सरकार में ब्राह्मण कितने हैं, जरा हमको ये भी बता दिया जाए। ये है उधर गुर्जर हुआ करके एक पेज है उस पे ट्विटर पे, अब वो कह रहा है कि भाई गुर्जरों से क्या दुश्मनी थी, इसमें बताओ कौन कितने गुर्जर हैं। और गुर्जरों की बहुत बड़ी आबादी है, मतलब उत्तर प्रदेश में भी गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जहां जाट बहुल इलाके हैं वहीं वो गुर्जर बहुल इलाके भी हैं। और जो चौधरी चरण सिंह का पहले समीकरण हुआ करता था अजगर का, तो उसमें अहीर जाट गुर्जर राजपूत हुआ करते थे, वो समीकरण खैर छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेर लगाने की कोशिश की, मायावती ने गुर्जरों को अपने साथ कर लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से उपेक्षा करेगी गुर्जर समुदाय की, मुझको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, जब वो जाटों के खिलाफ जो है एक तैयारी कर रहे थे कि यहाँ किसान आंदोलन का जो है प्रभाव उससे निपटा जाएगा, तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से कोई गुर्जर नेता जो है वो मंत्री नहीं बनाया जाता है, तो फिर आप किस मुंह से जो है गुर्जरों के सामने जाएंगे, और फिर किस तरीके से आप कहेंगे कि सचिन पायलट को भी हम लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये देखने वाली जो है वो चीजें होंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको किस तरीके से देखती है। मुझे लगता है ये कुल मिला के ये बातें कुछ नहीं हो। मैं राजेश जी की एक बात से तो सहमत हूँ कि जितने भी मंत्री बनाए गए हैं वो नाम के सब मंत्री हैं, और जैसा कल भी मैंने टिप्पणी की थी कि ये सब जो है वो जनता के पैसे पे जो है वो कुछ दिन मौज करेंगे और उसके बाद फिर रिशफल हो जाएगा, तो फिर जो है नए 77 और 73 लोग जो आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। और जो 350 जो MP हैं सब मोदी जी के, वो सब एक एक करके जो मंत्री बन लेंगे। मुझे लगता है कि ये मुलायम सिंह जी ने जिस समय जो थी वो बहुजन समाज पार्टी तोड़ के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो थोक के भाव में होते हुए 100 मंत्री बना दिए थे। जितने बसपा से आए हुए थे तोड़ के वो भी सब मंत्री बना दिए और अपने भी मंत्री बना दिए। उसके बाद ही था वो 15% का था, वो जो कानून पास हुआ, ये 15% से ज्यादा जो है आप नहीं बना सकते हैं। तो मोदी जी ने उसकी दूसरी तोड़ निकाल ली है, उस कानून को खत्म करने की नहीं है। भाई 2 साल 77 तुम ले लो, 2 साल 77 तुम ले लो, 2 साल 77 तुम ले लो, सब मौज लो। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का यही एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे ही होगा सबका साथ सबका विकास, जनता का भला हो या ना हो। मोदी जी के सांसदों का जो है इस तरीके से भला होता रहेगा। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि मोदी जी के सांसदों में मोदी जी को लेकर के रोष बहुत ज्यादा है। अब इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद वो रोष कुछ कम हुआ या बढ़ा है, ये तो आप देखते हैं। अच्छा, एक कायदे की बात एक बार छूटी जा रही थी, संजय निषाद की बात जो चल रही थी, उनका जो बयान आया, और जयशंकर जी ने बहुत सही बात कही कि भाई जिस समय नावें तोड़ी जा रही थी उसमें तो संजय निषाद खामोश बैठे हुए थे। तब तो प्रियंका गांधी जो थी वो जा रही थी, मैदान में थी। और संजय निषाद जो है आज निषादों के नेता हो गए हैं। लेकिन मुझको याद है कि जयपाल सिंह कश्यप जो थे एक बड़े नेता निषादों के हुआ करते थे, और 80 या 84 में जो थे वो सांसद हुआ करते थे। और जो निषाद भवन है इलाहाबाद में वो उन्हीं के कब्जे में हुआ करता था। उसके बाद उनके बेटे थे चंद्रपाल सिंह कश्यप और उनकी पत्नी रमा कश्यप, दोनों में आपस में काफी विवाद रहता था और दोनों जो थे वो चुनाव लड़ते थे, दोनों नहीं हो पाए। लेकिन बड़े नेता जो थे वो जयपाल सिंह कश्यप थे। और संजय निषाद की एक बात ठीक है कि भाई आप अनुप्रिया पटेल को तो एक MP जो है उनको बनाए दे रहे हैं, और निषादों की संख्या जो है उनकी आबादी मतलब गंगा किनारे तो हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक आप चले जाइए तो गंगा किनारे तो प्रभुत्व सबसे ज्यादा उन्हीं का ही है, निषादों का ही है, और छोटी मोटी आबादी नहीं है। और निषाद जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत बुरी तरीके से नाराज भी है। तो लेकिन अब जो संजय निषाद के कहने से जो है अब वोट दे देंगे कि नहीं देंगे, नावे तोड़े जाने के बाद, बालू का खनन रोके जाने के बाद, ये जो है विचार का प्रश्न होगा। चूंकि जब पेट पे लात पड़ती है तो जातीय धर्म जो है बहुत पीछे छूटने लगता है। कभी कभी संकट आ जाता है कि पहले पेट की आग देखें कि पहले जातीय धर्म को देखें। मुझे लगता है कि निषादों के पेट के ऊपर लात मारने का काम जो है इस सरकार ने किया है। तो ऐसी स्थिति में चाहे संजय निषाद कहें या कोई और निषाद आगे कहने, निषाद भारतीय जनता पार्टी वोट देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। वो जाएंगे कहाँ, ये देखने वाली चीज होगी। राजीव, बहुत बातें हैं और कौन कहां जाएगा ये देखने वाली बात है। और खासकर 8 महीने बाद जब सामने चुनाव है और उसके बाद रिजल्ट आएगा तब तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त हैं, अमलेंदु उपाध्याय हैं और राजेश श्रीवास्तव हैं।
सीधे लखनऊ से। और खास बात यह है कि तीनों पैनलिस्ट हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक तो अभी लखनऊ में विराजमान हैं ही, दूसरे ग्रेटर नोएडा वो भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, और तीसरे बिल्कुल बॉर्डर पे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के, और दिल्ली में विराजमान है जयशंकर गुप्त जी। और मैं ये कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा से कर रहा हूँ, तो मैं भी उत्तर प्रदेश में ही हूँ। और साथ साथ बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं, अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। कई लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आगे बनेगी। सुरेंद्र कुमार है, कह रहे हैं जब मोदी जी अपना हनुमान चिराग पासवान को के नहीं हुए तो मोदी जी राम कहां से हैं। फिर मनप्रीत इंडियन हमारे साथ हैं जो प्रियंका गांधी को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए या नहीं, ये पूछ रहे हैं। मदीना का मुसाफिर अमरिंदु जी सही कह रहे हैं, ये लिखना है मदीना का मुसाफिर का। मोहम्मद खुर्शीद कह रहे हैं कि झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को हटाकर कांग्रेस के युवा नेता इरफान अंसारी को बनाना चाहिए। सबके अपने विचार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से। बनवारी मीना का कहना है कि कफन चोर गए हैं और चंदा चोर आए हैं, जय श्री राम इनका कहना है। नूरहियत सेंटर का कहना, हाँ प्रियंका गांधी सीएम का चेहरा बनाना चाहिए उनको। और मनप्रीत का कहना है कि सर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के राज्यों में कोरोना बहुत काम किया है। बीजेपी राज्य फिसड्डी आंकड़े छुपाने में माहिर है बीजेपी। असलम चिश्ती का कहना है कि समय समय पर जहरीला सांप अपनी केचुली बदलता रहता है मगर अपने आप को नहीं बदलता है। और बहुत सारे साथी बहुत सारी बातें अपने अपने हिसाब से हेलो कुछ कह रहे हैं। अरबाज खान, मोहम्मद सुदीन तमाम। लेकिन सीधे राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा। और निषाद पार्टी की बात अभी करते करते इस अभी अपने वक्तव्य को विराम दिया अमरिंदु उपाध्याय जी ने। निषाद पार्टी के पास आना चाहूंगा और उन पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। संजय निषाद की बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी खफा हैं, काफी नाराज हैं। क्या ये नाराजगी दूर तलक जाएगी? कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि कहना है संजय निषाद का कि 160 सीटों पर हम लोगों का अपना असर है। अगर ऐसी नाराजगी है तो आने वाले समय में क्या ये बीजेपी के लिए आप लगता है आपको कि वो घाटे का सौदा होगा इस पूरे मंत्रिमंडल? क्योंकि अब अगले 6-7 महीने में कोई फेरबदल नहीं होना है और ऐसे में ये तो तय है कि निषादों को इन्होंने नाराज कर दिया है आज की तारीख में। कल क्या करेंगे वो कल की बात कल देखी जाएगी। कहीं का संजय निषाद को कहीं का राज्यपाल बना के अगर मोदी सरकार भेज दे तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में क्या कहेंगे, क्या कुछ होने वाला है और इस धमकी को किस रूप में लिया जाए? जी बिल्कुल राजेश जी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन बात में दम भी होना चाहिए। संजय निषाद जब भी मंत्री बनने की मांग करते हैं तो अपने या अपने बेटे के लिए करते हैं। क्या निषाद समाज में और कोई नहीं है? पिछली बार जब उन्होंने मांग किया था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चाय पर बुलाया और उनकी नाराजगी दूर हो गई। अगले दिन आकर के उन्होंने बयान दिया कि नहीं मैं भाजपा के साथ हूं, इस तरह के उनके बयान आए। लेकिन जब उन्होंने फिर बयान से पलटी मारी तो उन्होंने वो लखनऊ में एक कार्यालय खोल रहे थे जिसके उद्घाटन के लिए गए थे और पुलिस ने उन्हें कार्यालय का उद्घाटन नहीं करने दिया। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। अगर संजय, और दूसरी बात, संजय निषादों का चेहरा भले बन गए हों, वो स्वयंभू नेता भले बन गए हों, लेकिन संजय निषाद आज उस स्थिति में नहीं है कि निषाद समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा पाए। देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार, दुर्भाग्य से ये दो प्रांत ऐसे हैं जहां पर जातियों को लेकर के बहुत राजनीति होती है। हालांकि मैं इसके बहुत खिलाफ हूं, जातियों की राजनीति पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति खास करके जातियों को लेकर के चलती है। चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे वो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर के खड़े हुए और जातियों को लेकर के इनकी पूरा अस्तित्व है। अब एक तीसरा दल उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है इस समय, राजभर, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा की पार्टी। वो कह रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की जनता की बात तो छोड़ दीजिए कि जनता को क्या रोड मैप देने वाले हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, उस पर वो बातें नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि हम हर साल एक नया मुख्यमंत्री देंगे उत्तर प्रदेश को। आप बताइए कि किसी प्रदेश की जनता क्या हर साल एक नया मुख्यमंत्री चाहती है? सुभाषपा के अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं। वो ओवैसी के साथ कभी समझौता करने लगते हैं, कभी निषाद पार्टी के संजय निषाद को ऑफर देने लगते हैं, कभी वो खुद को मुख्यमंत्री बताते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह की राजनीति चल रही है वो असल में आजकल बहुत दिलचस्प है। आप देखिए पिछले 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए,
2017, 14 और 19 तीन चुनाव देखे, 14 और 19 का लोकसभा चुनाव और 17 का विधानसभा चुनाव। इन तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिस समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, आप वोटों का एनालिसिस अगर जातिगत आधार पर निकालेंगे तो पाएंगे कि यादव समाज ने उनको वोट नहीं किया, जाटो समाज ने उन्हें वोट नहीं किया, लेकिन और मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया। इन तीन को छोड़कर के बाकी पूरे समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और झोली भर भर के मिला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लास्ट मूवमेंट है, यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के 6 महीने बचे हुए हैं, ऐसे में इसी तीनों बिरादरी को साधने की कोशिश की गई है। ब्राह्मणों की बात जहां तक एक बार आप ले लें, सवर्णों की संख्या उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी की 45% है और दलितों की 20% है, तो उत्तर प्रदेश में सवर्णों की संख्या करीब 20% है। 20% में 9% ब्राह्मण है, तो 9% को तो साधने की कोशिश कर ली गई। दूसरा नंबर आता है ठाकुरों का। ठाकुरों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से संतुष्ट कर चुके हैं, या ठाकुर समाज कहीं नहीं जाएगा। तीसरा है जो समाज बचता है, वैश्य बचता है, कायस्थ बचता है, इसको भारतीय जनता पार्टी अपना मूल वोट बैंक मानती है। उनको लगता है कि ये वोट बैंक हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ के अलावा कहीं नहीं जाएगा। उनका साफ साफ ये कहना होता है कि क्या कायस्थ समाज या जो है वैश्य समाज क्या समाजवादी पार्टी को वोट देगा, क्या जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देगा, तो वो इसको अपनी छाती मान चलते हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये सभी जातियां प्रबुद्ध वर्ग से आती हैं, सब अपना अपना तय करती हैं कि किसको वोट करेंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। भले उसकी संख्या सवर्णों में 9% ही है, लेकिन आप मायावती का वोट, जब मायावती ने सरकार बनाई तब इसी ब्राह्मण समाज ने सरकार बनाई, और जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तब अखिलेश यादव समाज को लेकर के बहुत मुखर थे, और इसी को लेकर के ब्राह्मण समाज ने उनकी मदद की, और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार बनी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों को साधने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रही है। इस बार अजय मिश्र टेनी को बनाया गया। लखीमपुर से बहुत दिन बाद प्रतिनिधित्व मिला है, ब्राह्मण चेहरा है। बहुत लोग तो नहीं जानते थे कि वो अजय मिश्र जो है, अजय मिश्र टेनी जो है, अजय टेनी ही लिखते हैं, तो इसलिए बहुत लोग नहीं जानते थे कि वो ब्राह्मण हैं भी। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि अजय कुमार मिश्र टेनी जो है ब्राह्मण समाज से हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो संतुलन साधने की कोशिश की गई है, बाजीगरी दिखाई गई है। ये एक बात आपको बिल्कुल बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, देखिए समाजवादी पार्टी इस समय एक मुहिम पे लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 2 ही दल चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो आम आदमी पार्टी, वो सुभाषपा से, ओम प्रकाश राजभर से, ओवैसी से, निषाद पार्टी से, इन सबसे अखिलेश यादव की बराबर बातचीत चल रही है। और अखिलेश यादव की एक पूरी कोशिश ये है कि ये सारे दल मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ या तो जो मतलब उनका जो एक हिस्सेदारी मिल जाए, उनको उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि ये पूरा अखिलेश यादव इस बार उस तरह का गठबंधन नहीं करना चाहते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार गलतियां की। एक बार कांग्रेस से किया, एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी से किया, दोनों बार उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। इस बार वो एक नई सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे दलों को लेकर के अपना जो छोटे छोटे दल हैं उन सबको लेकर के आ रहे हैं, ताकि एक गठबंधन करके और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सके। दूसरे अगर आप बात करें तो मायावती का बहुत ज्यादा जो उनका अपना मूल वोट बैंक है वो उनके साथ जरूर रहेगा, लेकिन बाकी उस कितने समाज को जोड़ सकती हैं या जोड़ पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। कुर्मी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए साधा है, कुर्मी समाज को भारतीय जनता पार्टी नहीं समाजवादी पार्टी भी सहज रही है, क्योंकि बसपा से कुर्मी समाज छिटक गया है। अभी उन्होंने जो 2 मंत्रियों को हटाए हैं, दोनों ही कुर्मी समाज के हैं, रामाचल राजभर हैं, और दूसरा मंत्री भी जो है जो अभी छोड़ के गया है, दोनों ही कुर्मी समाज के हैं। तो कुर्मी समाज इस समय मायावती से नाराज है, तो कुर्मी समाज मायावती के साथ नहीं जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ कितना जाएगा ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच में सीधी सीधी लड़ाई होती दिख रही। आप देख लीजिए अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह की पैतरे अपनाती है उससे लगता नहीं है कि उसके संगठन में या उसको जनता पर बहुत भरोसा है। वो अपने ऊपर बहुत भरोसा रखती है। 7 तारीख को ब्लॉक प्रमुख चुनाव का ऐलान किया जाता है, 6 तारीख को।
कि 8 तारीख को नामांकन होगा और 10 तारीख को चुनाव होगा। ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि 4 दिन में ब्लॉक प्रमुख चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संपन्न करा लिए जाएंगे। आज कई जगहों पर तस्वीरें आपको मिली होंगी, आप बहुत बड़ा चैनल चला रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जगह जगह उत्तर प्रदेश में लाठियां चली हैं, मारपीट हुई है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को नामांकन को लेकर के, क्योंकि 8 तारीख को नामांकन की आज अंतिम तारीख थी। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में बहुत गहमा गहमा हुआ है। कई जगह उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, कहीं कहीं नहीं कर पाए प्रत्याशी, उनको घुसने को नहीं मिला है। तो ये तमाम सारी चीजें जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। जिसके सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते उसके सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष हार गए। सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव जीता पाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सदस्य उसके थे निर्दलियों के बाद, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जीत सकी। इसी तरह से हाल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी होने जा रहा है। आपको बता दूं क्योंकि 10 तारीख को जब नामांकन ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे, क्योंकि और लेकिन ये जो जिला पंचायत का चुनाव आप देख लीजिए, चाहे आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पंचायत देख, ये अपने आप पे भारतीय जनता पार्टी इतरा जरूर सकती है कि उसने सबसे ज्यादा जिला पंचायत जिता लिए, उसने सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख जितवा लेगी, लेकिन इससे उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि चाहे आप बहुजन समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लीजिए, दोनों जिला पंचायत चुनाव बहुत कायदे से जीते। ये 67 सीटें जीते हैं, समाजवादी पार्टी 63 सीटें जीती थी, तो उसके बावजूद वो समाज विधानसभा चुनाव हार गई। यही हाल बसपा का था जब वो जिला पंचायत चुनाव में थी। 2011 में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ था तो उसमें भी बसपा जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिला पंचायत चुनाव ये नहीं दिखाता है कि आपकी संगठन में कितनी पकड़ है, जनता पे कितनी पकड़ है, वो दिखाता है कि आपकी सत्ता पे कितनी हनक है, कितने डीएम एसपी पे आपकी पकड़, एसएसपी पे आपकी पकड़ है, उतने ही जिला पंचायत चुनाव आप जिता पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वो जातियों को लेकर के हो रही है, लेकिन आपको एक चीज और मेरा जो अध्ययन हो सकता है ये सही ना हो, लेकिन सुभाषपा के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो अपने समाज को कमजोर कर रहे हैं, चाहे ओवैसी का समाज हो, चाहे वो जो है मछुआरा समाज हो, निषाद समाज हो, चाहे वो छोटा जो उनका अपना राजभर समाज है, इन सबको लेकर के वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के मुझे नहीं लगता वो अपने समाज को कुछ दिला पाएंगे। और जिस तरह के वो दलों को लेकर के गठबंधन कर रहे हैं कि हमारे साल एक नया मुख्यमंत्री देंगे, सारे लोग मेरे पास आ जाइए, मैं वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, मैं सबको एक एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि जनता या उनका समाज, उनका खुद का समाज उनके साथ कहीं जाकर के चुनाव में खड़ा होगा। अब देखना बस टक्कर यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव में है उस पर क्या असर होगा। लेकिन एक बात और 2 मिनट का आपका समय लूंगा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा फायदा कराने की स्थिति में है, क्योंकि ये जो समाज के लोग हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, अनुप्रिया पटेल की स्थिति पे मैं बहुत जानना चाहता हूं, सर्वविदित है कि उनकी स्थिति क्या है। पहले भी एक बार वो मंत्री बनाई जा चुकी है, दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार में बनी है, वो मंत्री बनी है। बाकी जितने भी मंत्री हैं उनका कोई ऐसा कद नहीं है कि वो अपने, बाकी तो छोड़ दीजिए, अपने समाज का वोट अगर वो ला पाए तो ये भी बहुत बड़ी राजेश जी इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें उस पर हम लोग कर चुके हैं और फिर से चर्चा करेंगे। हमारे और भी साथी हैं, मैं एक्चुअली थोड़ा जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, और खासकर जब अभी चर्चा ये हो रही थी, जयशंकर जी को जरा लाइए। हाँ जयशंकर जी, ये बात मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूं कि जैसे अभी बात हो रही थी, राजेश जी बता भी रहे थे कि अखिलेश यादव ने एक बार कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके देख लिया, एक बार बसपा के साथ गठबंधन करके देख लिया, लेकिन अब छोटे दलों की ओर वो जाना चाहते हैं और उनकी बातें चल रही हैं। इसे किस रूप में आप देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि आप सिर्फ प्रयोग करते जाइए, एक में असफल हो गए, चलिए दूसरी तरफ बढ़े, दूसरी तरफ प्रयोग कर लिया, फिर यहां भी सफल नहीं हुए तो चलिए अब 2 बड़े दलों के साथ कर लिया, अब तीसरे छोटे दल के आप तीसरी पार्टी बनाते हैं और यहां पर एक छोटे गठबंधनों के साथ में आ जाते हैं। आखिर इन गठबंधनों का फायदा क्या है? और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की अभी तक की जो राजनीति रही है और इस वक्त जो एक विपक्ष हमेशा हर जगह, चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर जिस प्रकार विपक्ष को हम देख रहे हैं कि वो कमजोर है, कमजोर ही नहीं बहुत कमजोर है, उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष अभी बहुत कमजोर है। ऐसी स्थिति को और उसमें समाजवादी पार्टी को आप कहां देखते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी इस तरह से अभी आ रही है,
चुनाव रहे हों या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, और लड़ वही पार्टी रही है, बात तो सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और लेकिन जिस तरह से सड़कों पे आना चाहिए था, अब ये भी एक बात हो सकती है कि कोरोना काल है, कोरोना काल में अगर आप जाइएगा 144 धारा लगा करके उठा कर बंद कर देंगे या मारपीट करेंगे लोग, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जो बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, या जो दलित पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर के जिस ढंग से एग्रेसिव आक्रामक विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वो तो निभाने में अभी तक कोई सफल नहीं रहे हैं लोग। लेकिन ये जरूर एक्सपेरिमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए ये जो तथाकथित जो दल है, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो या और भी ऐसे कई दल हैं, समानता दल एक होता था, उनके साथ भी पिछली बार उनका तालमेल था। तो इन लोगों के अंदर देखिए दो तरह की महत्वाकांक्षाएं बहुत आगे बढ़ गई। एक तो पैसे की, और दूसरी पद, और जो मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए, जितनी बार्गेनिंग कर सके। तो ऊपरी तौर पे तो ये विधायक, सांसद और मंत्री पद का ठेका करते हैं, सौदा करते हैं, लेकिन पीछे से पैसे का भी करते हैं। तो वो सब आप उसमें सक्षम है कि नहीं है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से हमारी जो बात हो रही थी, तो उन लोगों की थिंकिंग में भी एक बात निकल के आ रही है कि इसके बजाय समाजवादी पार्टी में ही जो इन समाजों के नेता हैं, जैसे निषाद समाज के नेता हैं, विश्वम्भर निषाद हैं, या इसी तरह से जैसे मान लीजिए अभी लालजी वर्मा थे बहुजन समाज पार्टी के, जो वहां से हटा दिए गए या हट गए, और वो मेरे ख्याल से आज या कल कभी भी किसी दिन समाजवादी पार्टी के से आ जाएंगे। रामअचल राजभर हैं। तो इन लोगों का काफी एक असर और प्रभाव रहा है अपने अपने इलाकों में। तो इन लोगों को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इनके समाज से अधिक टिकट जो है वो विधानसभा के चुनाव में दिए जाएं। तो इससे भी ये लोग इसको हल कर सकते हैं। और बाकी जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, तो वही उनकी अपनी बार्गेनिंग चलती रहती है। कभी वो ओवैसी से बात करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी से करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से भी अंदर खाने कहीं ना कहीं से अपना जोड़ते हैं कि कहीं से कुछ बात हो जाए। लेकिन बहुत कुछ है नहीं इसमें कुछ बहुत ज्यादा अब नहीं रह गया है, क्योंकि एक दो चुनाव तक तो चलता है। एक बार जब आती है जातीय लड़त दिखाई देती है, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। फिर बाद में जब देखते हैं कि भाई 5 साल में ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों के लिए क्या किया है, या जैसे अभी हम लेंदू कह रहे थे, बात भी सही, हमने भी कहा था कि भाई संजय निषाद ने क्या किया निषादों के लिए, नाविकों के लिए। जब नौकाएं तोड़ी जा रही थी, जब वो मछली मारने के ठेके किसी और ढंग से दिए जा रहे थे, जो नौकाएं चल रही हैं उसको अत्याधुनिक नौकाओं में बदल करके हाउस बोट चलाने की बातें, जिस तरह से शिकारा चलाएंगे बनारस में और ये सब करेंगे, तो जो वहां के जो मल्लाह है या निषाद लोग हैं, उनकी जीविका का क्या होगा। तो इसमें एक सवाल भी, जैसे हम जानते हैं बनारस में एक लड़का है हरिश्चंद्र बिंद, वो काफी इस लड़ाई को लड़ रहा है। क्या उनके रिश्तेदार लोग, घर के लोग जेलों में बंद कर दिए गए हैं, काफी दिनों से बंद है। तो किसी के बारे में संजय निषाद कभी नहीं गए होंगे, प्रवीण निषाद ने कभी पार्लियामेंट में सवाल को नहीं उठाया होगा। तो इसलिए उनका कोई उलझन का वो, अच्छा प्रवीण निषाद जीत गए तो सिर्फ मल्लाह लोगों के कारण नहीं जीते होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की एक लहर चली, उस लहर में सब लोग निकल गए, ये भी निकल गए। तो इसलिए ये कहा जाए कि नहीं उसी के बल पे सारा का सारा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और दूसरा जो मैं बार बार कह रहा था ना आपसे, कि मंत्रियों का जो चेहरा, 7 चेहरे दिखा देकर करके आप सोचेंगे कि आपको सारे उन समाजों के लोग वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार में किसी मंत्री का, भाई कौन ऐसा मंत्री है जो 10-20 लोगों को रोजगार दिला देगा। अपना एपीएस तक तो रखने की क्षमता है नहीं, इतनी हैसियत भी नहीं है कि अपना एपीएस या निजी सचिव जो है वो रख लीजिए आप। वो सारा का सारा पीएमओ से चुन कर गया था। मैंने जब 2-3 दिन पहले जब चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा था, क्या वो पश्चिम बंगाल के एक मुख्यमंत्री होते थे विधान चंद्र राय, उनके पास कुछ मंत्री लोग गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारी कोई एक्सरसाइज सुनता ही नहीं, हमारी बातें कहीं सुनी नहीं जाती, कुछ करने को है ही नहीं हमारे पास। तो विधान बाबू ने कहा था कि साहब गाड़ी दिए छी, बाड़ी दिए छी, यार की जाओ, तुमको गाड़ी दे दिया है, बाड़ी उन्होंने बंगला दे दिया है, अब इसके अलावा क्या चाहिए, मौज करो जाओ। तो मोदी जी का भी यही है कि भाई तुमको गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, अच्छी तनख्वाह मिल गई, कमाओ खाओ बने रहो, जाओ अपना काम करो। बाकी तो यहाँ सेक्रेटरी लोग आई है करने के लिए, वो डोभाल जी कही देंगे, जो आ जाएगा वहां से फरमान या पीएमओ से आ जाएगा, उसको तुमको ये करना है, अंगूठा लगाना है, उसमें क्या दिक्कत है, जाओ मस्त रहो। तो वही मैं एक बात और भी कर रहा हूँ कि ये मतलब पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, रामविलास पासवान जी जब मरने से कुछ महीने पहले जब हम लोग से बात होती,
एक बार उन्होंने बहुत मतलब कातर स्वर में कहा था कि मोदी जी के सरकार में मंत्री बनने का मतलब आप गलत शब्द थोड़ा उन्होंने दूसरे ढंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको हम नहीं करके कहना चाहते हैं कि मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब मंत्री बने रहना नहीं रहना का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही है कि बस एक बंगला बचा हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, स्टाफ मिला हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो मंत्री हैं तो ये सिर्फ चेहरा एक दिखा पाएंगे, उसके अलावा कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज के हों। और वही है जवाबदेही, तो लोग पूछेंगे ना कि साहब आप तो मंत्री आज बने हैं लेकिन कल तक तो सांसद थे ना आप, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों के साथ ये घटनाएं हो रही थी तो उस समय कभी आए क्या? किसानों का आंदोलन हो रहा है, संजीव बाल्यान से लोग पूछते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, साहब बाल्यान जी जब हम वहां मर रहे हैं गर्मी में, जाड़े में और बरसात में, उस समय आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? तो जवाब नहीं बनता उनके पास। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक जो सामाजिक समीकरण साधने की जो कोशिश, जैसा मैंने बार बार कहा कि भाई जिसको मंडल राजनीति को लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उन्होंने अपने परिवार अपनी जाति तक उसको सीमित करके रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस हिस्से में डेंट लगाना शुरू किया है, उसमें कोशिश कर दी है कि जिस तरह से इस बार और उसको थोड़ा विस्तारित किया है। भाई जब आज इसके पहले जो बातें होती थी कि मोदी जी की सरकार में कोई ओबीसी चेहरा नहीं होता था, आज की तारीख में अभी लोग गिना रहे हैं 27 चेहरे हो गए, ओबीसी के 27 चेहरे हो गए, या दलित समाज के कितने लोग आ गए। पहले होता था कि एक अवर चंद गहलोत जी है, एक रामविलास पासवान जी और रामदास अठौले, यही 2.5-3 लोग का देश होता था, लेकिन आज दलित समाज से कितने ज्यादा हो गए, आदिवासी समाज से कितने लोगों को ले लिया उन्होंने, महिलाओं को ले लिया, और मुसलमानों को मानते ही है कि वो तो हमारे साथ आने वाले नहीं है, चाहे कितना भी हम 3 तलाक करते रहे, तो इसलिए उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया किसी कोने से भी, कहीं उसकी जरूरत नहीं समझी गई। तो इसलिए वो सब ये सब बातों को समझते हुए असल अब देखने वाली बात यह है कि इसका अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, क्योंकि एक बात ये भी थी ना कि भाई केंद्र में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, उत्तर प्रदेश में भी पुनर्गठन होगा, तो अब तो मोदी जी ने कर दिया, अब योगी जी पर है कि योगी जी कैसा समीकरण बनाते हैं। अब वो हो सकता है कि उनके जो समीकरण में जो समाज के लोग हैं, जैसे राजपूत हो सकते हैं या भूमियार समाज के हो सकते हैं या कायस्थ हो गए या वैश्य समाज के लोग हो सकते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, तो इनको ज्यादा कुछ एकोमोडेट करके दिखाया जाएगा तो भैया मोदी जी ने ओबीसी और दलित और आदिवासियों को दिया है मौका, हम जो है तुमको भी मौका दे रहे हैं, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश वो भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल एक ही रहता है बार बार, भाई आपके पास समय नहीं है, 7 महीने का समय जो होता है वो उसमें अभी भी एक जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी 1-2 महीना उसमें ऐसे निकल जाएगा, उसमें भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो करने के लिए आपके बहुत कुछ नहीं है, और उसमें आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से सिर्फ एक राज्य मंत्री दिया आपने, 2 लोगों को हटा दिया, 2 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने, तीसरा मुख्यमंत्री ला दिया, और केंद्र से एक राज्य मंत्री बनाया आपने, अजय भट्ट को बनाया, तो उसका भी एक असर देखने वाला होगा, वहाँ क्या असर होता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, और जो बात ये थी राजीव जी चर्चा करने वाली बात थी, इसका पड़ोस में क्या है, बिहार में क्या होता है। बिहार में नीतीश कुमार की जिद के आगे चिराग के चाचा को तो मंत्री बना दिया, पशुपति पारस को बना दिया मंत्री, लेकिन नीतीश कुमार को भी हैसियत दिला दी। नीतीश कुमार की पार्टी से सिर्फ एक आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, और उनके जो परम मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो एक जोड़ी होती थी ना भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों की, सुमो और नीकू, नीतीश कुमार और सुशील मोदी बेचारे छटपटा करके रह गए, लगातार रोज ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, बयान दे रहे थे मोदी जी को खुश करने के लिए, लेकिन नहीं बना। और इसमें जो तिकड़ी के सदस्य थे रविशंकर प्रसाद, मान ये सब लोग नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद का एक गुट बना हुआ था, तो रविशंकर प्रसाद को भी बाहर कर दिया। तो एक तरह से ये भी हो गया कि भाई अब देख लो तुम्हारे जो परविकार होते थे इस सरकार में, गठबंधन की सरकार में, उनको हमने पैदल कर दिया। अश्विनी चौबे जो उनके कट्टर विरोधी, गिरिराज सिंह उनके कट्टर विरोधी, इन दोनों को रखे रहा। चर्चा हो रही थी शुरू में कि अश्विनी चौबे को हटाएंगे, लेकिन अश्विनी चौबे को बरकरार रखा, रविशंकर बाबू को बाहर कर दिया। तो इसका भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, उससे भी एक मैसेज है। अब दूसरा यह है कि आप राम कहिए या हनुमान कहिए, अगर विभीषण हमारे काम आता है तो हम विभीषण को ही तरजीह देंगे, ये नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। चिराग पासवान चिल्लाते रह गए, यहाँ से लेकर के गांधीनगर गुजरात गए, वहां सब लोगों से मिले जुले, कहा रे साहब हमने इतना किया, हमारे बाप ने इतना किया इनके लिए, और सब कुछ किया मोदी जी के लिए, हमको बचा लीजिए, पार्टी को बचा लीजिए, कुछ एकता करवा दीजिए। तो मोदी जी के सामने चूंकि नीतीश कुमार का धौस पट्टी था,
कि साहब अगर चिराग को बनाना है तो फिर हम चलते हैं नमस्कार करके। दूसरी तरफ लालू जी वहां बैठे ही हैं, तो एक ये भी बात थी। तो इस सब को देखते हुए कहीं ना कहीं एक जो कवायद है पूरी की पूरी, चिराग के सामने यह है कि अब ऑप्शन बहुत सीमित रह गए हैं। पहले भी हम लोग यही कहते रहे हैं कि अब वो खुल करके अब इस सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ जो है वो जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक बड़ा गठबंधन तैयार करें तो उसमें वो भी शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से रामविलास जी की तिथि पर वो गए वहां पे और जो यात्रा की उसमें लोगों का एक अच्छा खासा हुजूम उमड़ करके आया, उससे एक उम्मीद उनके लिए भी बन रही है। तो इसको भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जी राजीव जी, और बहुत सही कह रहे हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो पॉलिटिकली काफी सजग राज्य है और दोनों में पॉलिटिकल हलचल जो है, राजनीतिक सियासी हलचल कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा हमेशा हम देखते आए हैं और आने वाले समय में देखेंगे भी। जैसा अभी जयशंकर जी बता भी रहे हैं कि बिहार में खासकर अब ये जो तिकड़ी है, यानी कि सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और अब उनके साथ जुड़ गए हैं रविशंकर प्रसाद, जिनको कि कानून मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आईटी मिनिस्ट्री भी उनके पास थी और उससे भी बाहर कर दिया गया और अब वो बिल्कुल फ्री हैं। तो अब ये तीनों की जोड़ी क्या कुछ करती है, क्या कुछ खिलाती है, ये देखना होगा। साथ साथ दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है, तो जो हनुमान है वो क्या करेंगे। और विभीषण तो अब दूसरे खेमे में जा चुके हैं, लेकिन हनुमान क्या करेंगे ये भी देखना होगा। यानी कि चिराग पासवान क्या करेंगे बिहार में, वो देखना होगा। और लालू प्रसाद यादव चूंकि अब बाहर हैं और उन्होंने 4 साल बाद पहली बार अभी कुछ दिन पहले ही जब 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे अपनी पार्टी के, यानी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के, उस समय राजद के, तो उस समय उन्होंने पहली बार मुखातिब होते हुए अपने प्रतिनिधियों से, अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से बातचीत की, अपनी बातचीत रखी है। तो वो क्या गुल खिलाते हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि अब पोस्टर में उनका चेहरा भी पटना और बिहार के अलग अलग जगहों पे, गलियों पे, मोहल्लों में दिखाई देने लगा है। तो बहुत कुछ होना बाकी है बिहार में। हालांकि विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति पे, उस पर भी नजर रहेगी। और नजर सबसे ज्यादा रहेगी हमारे उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में चुनाव है। तो चुनाव उत्तर प्रदेश में है, क्या योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में विस्तार करेंगे, ये सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अलावा बाकी के लोग हैं जो नाराज हैं उनके साथ, वो क्या कुछ करेंगे, विपक्ष कहाँ कुछ क्या करने वाला है, मायावती क्या कुछ करने वाली हैं, प्रियंका गांधी क्या कुछ करने वाली हैं और अखिलेश यादव क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये तीन खासकर विपक्ष के बड़े दल और अखिलेश यादव के साथ आरएलडी भी है, तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है ही। इन सब के साथ साथ नजरें हमारी जो है वो अन्य राज्यों पर भी रहेंगी। आज की चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। हमारे साथ हमारे खास तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। समय बिल्कुल बीत चुका है, इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। शंकर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजेश जी आपको भी, और अमरिंदु जी आपको दूसरी बार मौका नहीं दे पाया, माफी चाहता हूं, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश और बाकी तमाम बातों के लिए हम लोग चर्चा में उपस्थित होते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा और आप तीनों से विदा चाहूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और खासकर अलग अलग ढंग से अपनी आवाज हम तक पहुंचाते रहे। और आपसा खान लिख रही है कि डबल वॉइस आ रही है राजीव सर आपकी, ये देखा कीजिए आप लोग की डबल वॉइस क्यों जाती है, आवाज को थोड़ा सा ठीक किया कीजिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं कि आवाज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बात बार बार आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि अब पता चला 100 का नोट पेट्रोल के लिए और 200 का नोट सरसों तेल में को खरीदने के लिए लॉन्च हुआ था। 200 का बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम चिश्ती जी। और आशीष मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 210 से 220 सीटें आएंगी। इस्लाम अली कह रहे हैं आपकी आवाज इको कर रही है। बिल्कुल अब पता नहीं, आवाज को ठीक अगर कर दिया हो तो ठीक कीजिए। और सीमा खातून हैं जो कह रही हैं कि सर बहुत टिकट और पोस्ट ढूंढने में व्यस्त। बिल्कुल सही है सीमा जी। और कुंदन बिहारी कह रहे हैं बहुत बढ़ाई महंगाई की रफ्तार, गरीब की छीन लिए रोजगार, मोदी जी ने से संभाला नहीं देश की भार, और राज्य और केंद्र से मिट जाएगी मोदी सरकार की भाजपा सरकार। इश्तियाक आलम
कह रहे हैं नमस्कार। आपको भी नमस्कार। मनप्रीत कह रहे हैं रहमत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत युवा है। बिल्कुल ये खबर है और सही कह रहे हैं मनप्रीत, इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट हैंडल से लिख रहे हैं मनप्रीत जी, बिल्कुल सही खबर है ये। और रहमत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और काफी मजबूत नेता हैं, वो युवा हैं, मजबूत हैं और कांग्रेस को कितनी मजबूती दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, वो देखना होगा। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। इब्राहिम खान कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सीट आएगी, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, इनका कहना है। तो बहुत सारे साथी लगातार हमारे साथ बने रहे। इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। और महमूद अहमद कह रहे हैं कि मुंबई से देख रहा हूं, महाराष्ट्र से। महमूद जी आपको बहुत धन्यवाद। जावेद इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि इस देश और यहाँ की जनता को बीजेपी ने जो नुकसान पहुंचाया है वो मंत्रियों के फेरबदल से कुछ होने वाला नहीं है, आने वाले इलेक्शन में जनता जवाब देगी। आशीष मौर्य कह रहे हैं डिबेट के बीच में हम लोग के सवालों के जवाब आप लोग दें। ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे। अफसा खां करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। आपको भी खुदा हाफिज। और महमूद अहमद न्यूज़ देखते हैं मुंबई से, हमें देखते हैं, बहुत धन्यवाद। और असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम साथियों, अब आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।